जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, इससे पहले मैंने 40 तक आपको जो है चैप्टर 1 जो है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम उसके 40 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए उसके आगे से क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव। और ये क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो आपका 41वां क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों होती है। तो देखिए, जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र में जो अग्न्याशय है वो अग्न्याशय आपका बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि होती है। देखिए, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्न्याशय को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। जो अग्न्याशय होता है उसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन होती है? तो अग्न्याशय। अग्न्याशय हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है और कोई शरीर अपने शरीर में ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है जो मिश्रित होती है। अब देखिए, इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि ये जो अग्न्याशय है ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों हैं। अग्न्याशय जो है वो बहिस्रावी, ठीक, और अंतःस्रावी दोनों हैं। अग्न्याशय जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। ठीक है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, बहिस्रावी है तो जो ये ग्रंथि बहिस्रावी है, बहिस्रावी से क्या होता है कि जितना भी पाचक एंजाइम स्रावित होता है, कितना पाचक एंजाइम, जितना भी ये पाचक एंजाइम स्रावित होता है वो बहिस्रावी भाग से स्रावित होता है। जितना भी पाचक एंजाइम है वो आपके बहिस्रावी भाग से स्रावित होता है अग्न्याशय के। और जितना भी हार्मोन है जैसे ग्लूकेगान हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक, तो ये जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो आपके अंतःस्रावी भाग से स्रावित होते हैं। तो जितना हार्मोन है वो आपके अंतःस्रावी भाग से स्रावित होता है और जितना एंजाइम है वो आपके बहिस्रावी भाग से स्रावित होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्न्याशय में पाचक एंजाइम कौन से भाग से स्रावित होते हैं तो बहिस्रावी भाग से जो है वो आपके पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। जबकि जो अंतःस्रावी भाग होता है उससे आपके कौन स्रावित होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका विकल्प जो होगा कि हमारे शरीर में जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कौन होता है, तो ये अग्न्याशय इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें जो विकल्प ए है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो जिसमें आपका विकल्प जो ए है अग्न्याशय वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पित्तरस का श्रावण होता है। तो देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? जो पित्तरस है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। और दो चीजें आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। पित्तरस एक ऐसा रस है अपने जो यकृत में बनता है जिसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। कौन सी चीज? पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाचक एंजाइम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये भोजन को पचाने में सहायता तो करता है लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? जो भी अग्न्याशय से जो भी एंजाइम स्रावित होते हैं उनको ये एक्टिव कर देता है पित्तरस। ठीक है, और ये बनता कहाँ है? तो यकृत में बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये स्टोर होता है आपके, ये जो स्टोर होता है ये पित्ताशय में स्टोर होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में स्टोर होता है। तो स्टोर होता है जाकर पित्ताशय में और बनता कहाँ से है ये? तो ये बनता है लीवर में। और इसका काम क्या है? तो जितने भी ग्रहणी में आए हुए पाचक एंजाइम हैं उनको सबको क्या कर देना? एक्टिव कर देना। ठीक है, और इसमें कोई पाचक एंजाइम जो पित्तरस है, पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो ये पित्तरस होता है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यकृत। ठीक है, अगला है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है
क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा, हरित लवक जिसे बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। और हरित लवक में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल नाम सुना होगा आपने, क्लोरोफिल, हरित, ठीक। पर्णहरिम इसको कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरिम। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हरित लवक। दोनों में बहुत अंतर है। क्लोरोप्लास्ट एक लवक है, प्लास्टिड है, और उसके अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में बहुत अंतर है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से पेड़ पौधे हरे होते हैं, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, तो देखिए जो ग्रेना होता है, ग्रेना में आपकी प्रकाशिक अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? प्रकाशिक। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दो स्टेप में पूरा होता है। एक प्रकाशिक अपक्रिया के रूप में और एक होता है अप्रकाशिक अपक्रिया के रूप में। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका दो स्टेप में पूरा होता है, प्रकाशिक अपक्रिया और अप्रकाशिक अपक्रिया, ठीक। तो जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है वो कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। प्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में होती है, ठीक। तो प्रकाशिक अपक्रिया जब ग्रेना में होती है तो ग्रेना में कुछ बनता है। तो ग्रेना में क्या बनता है? देखिए, आपका जो ग्रेना होता है, ग्रेना में जब प्रकाशिक अपक्रिया होती है तो उसमें एटीपी तथा NADP2H बनता है। क्या बनता है? एटीपी तथा NADP2H, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है? एटीपी और NADP2H बनता है। कहीं पर .2H लिखा भी मिल जाएगा आपको, ठीक। तो आपका इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। देखिए, आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। फासे फूड, फासे फूड, ठीक। और फासे ही फ्लोएम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। फ्लोएम। तो फासे फूड और फासे ही फ्लोएम। तो फूड का संवहन कहाँ किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। पौधों में जो भोजन का संवहन होता है, वो पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। और पत्तियों से जड़ तक भोजन का संवहन होता है। पत्तियों में भोजन का जो संवहन होता है वो पौधों में जो भोजन का संवहन होता है पत्तियों से जड़ों तक होता है, ठीक। तो फासे फूड और फासे फ्लोएम। तो भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। और जा से जल और जा से जाइलम। तो जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और जल कहाँ होता है? पृथ्वी में। पृथ्वी में जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का संवहन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो आपका ग्रहणी में पाया जाता है। ग्रहणी को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूडेनम। तो एमाइलेज एंजाइम आपका ग्रहणी में पाया जाता है, ठीक है। तो और एमाइलेज एंजाइम का काम क्या है? तो एमाइलेज एंजाइम का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, ठीक है। वैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में भी होता है और छोटी आंत में भी होता है। तो छोटी आंत में जो ग्रहणी होती है, जो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है, तो उस ग्रहणी में भी, ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक। और इसको मैंने पाचन तंत्र में पूरा पाचन तंत्र की जो क्रिया विधि पढ़ाई है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें जो पढ़ाया है तो उसमें हमने आपको पूरा बताया है। उसमें आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला है, पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो पिछला वीडियो बनाया तो उसमें आपको बताया था कि जो पल्मोनरी धमनी है, धमनी में क्या होता है? जो धमनी है, धमनी में होता है शुद्ध रुधिर, ठीक है। कैसा रुधिर होता है? शुद्ध। और जो शिरा होती है उस शिरा में कैसा होता है? तो अशुद्ध रुधिर होता है। कैसा होता है? अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक। अशुद्ध रुधिर। लेकिन जब इसके सामने, जिसके आगे पल्मोनरी जुड़ जाता है, जब पल्मोनरी जुड़ता है तो ये जो शुद्ध होता है ये तुरंत क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। जैसे ही इसके आगे पल्मोनरी जुड़ेगा ये शुद्ध के बजाय अशुद्ध हो जाएगा। और पल्मोनरी शिरा हो जाएगा तो अशुद्ध का क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। मतलब ये उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी का मतलब होता है कि फेफड़ा। तो फेफड़ा जैसे पल्मोनरी जुड़ेगा इसमें, तो वैसे तुरंत क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पूछ रहा है पल्मोनरी शिरा। तो पल्मोनरी शिरा में कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर होता है। कैसा? पल्मोनरी शिरा में। वैसे तो अगर कहा जाए केवल शिरा, केवल शिरा कहा जाएगा तो अशुद्ध रुधिर। अगर जोड़ दिया जाएगा पल्मोनरी शिरा तो हो जाएगा शुद्ध रुधिर। उल्टा हो जाएगा इसका। ये अपवाद है और पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है। तो देखिए, पल्मोनरी शिरा में
शुद्ध रुधिर आता है। और शुद्ध रुधिर कहाँ आता है? मैंने आपको जब हार्ट पढ़ाया था तो आप हार्ट को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था शुद्ध रुधिर कहाँ होता है और अशुद्ध रुधिर कहाँ होता है। तो जो पल्मोनरी शिरा होती है वो शुद्ध रुधिर लाती है, और शुद्ध रुधिर कहाँ लाती है वो आपके, तो जो बाएं आलिंद होते हैं, क्योंकि बाएं भाग में ही शुद्ध रुधिर होता है, तो जो बायां आलिंद होता है, बाएं आलिंद में ही शुद्ध रुधिर को ये लाती है। और बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले से फिर दैहिक महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पल्मोनरी शिरा का जो विकल्प सही हो जाएगा वो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो इसके बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।